महिला वर्ग के डिस्कस थ्रो में कमलप्रीत के फाइनल में बनाई जगह। भारतीय महिला हॉकी टीम ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर पहुंची क्वार्टर फाइनल में। और राजधानी रांची समेत राज्य भर में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। वर्षा जनित हादसों में 4 की मौत। पतरातू और तेनूघाट डैम का खोला गया फाटक। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरते। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकले और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 01123978046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में भारतीय पुलिस सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ संवाद किया। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। एनडीआरएफ के जवान हमें जान की बाजी लगाकर भी बचाएंगे। एनडीआरएफ में भी तो ज्यादातर पुलिस बस के जवान होते हैं, आपके ही साथी होते हैं। लेकिन क्या यही भावना, यही सम्मान समाज में पुलिस के लिए है? एनडीआरएफ में पुलिस के लोग हैं, एनडीआरएफ को सम्मान भी है, एनडीआरएफ में काम करने वाले पुलिस के जवान को भी सम्मान है। लेकिन समाज व्यवस्था में ऐसा है क्या? आखिर क्यों? इसका उत्तर आपको भी पता है। जनमानस में ये जो पुलिस का नेगेटिव परसेप्शन बना हुआ है, ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। कोरोना काल की शुरुआत में महसूस किया गया था कि ये परसेप्शन थोड़ा बदला है, क्योंकि लोग जब वीडियो देख रहे थे, सोशल मीडिया में देख रहे थे, पुलिस के लोग गरीबों की सेवा कर रहे हैं, भूखे को खिला रहे हैं, कहीं खाना पका करके गरीबों को पहुंचा रहे हैं, तो एक समाज में पुलिस की तरफ देखने का, सोचने का वातावरण बदल रहा था। लेकिन अब फिर वही पुरानी स्थिति हो गई है। आखिर जनता का विश्वास क्यों नहीं बढ़ता? साख क्यों नहीं बढ़ती? साथियों, देश की सुरक्षा के लिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, आतंक को मिटाने के लिए हमारे पुलिस के साथी अपनी जान तक न्यौछावर कर देते हैं। कई कई दिन तक आप घर नहीं जा पाते। त्योहारों में भी आप अक्सर आपको अपने परिवार से दूर रहना पड़ता है। लेकिन जब पुलिस की इमेज की बात आती है तो लोगों का मनोभाव बदल जाता है। पुलिस में आ रही नई पीढ़ी का ये दायित्व है कि इमेज बदले, पुलिस का ये नेगेटिव परसेप्शन खत्म हो। ये आप लोगों को ही करना है। राज्य सरकार ने प्रदेश में कोविड संक्रमण में कमी आने पर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और शैक्षणिक संस्थानों में लागू प्रतिबंधों में ढील देने का निर्णय लिया है। कल हुई आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं फिर से शुरू करने की अनुमति दी गई, लेकिन स्कूल दोपहर 12 बजे तक ही खुले रहेंगे और माता पिता की अनुमति से ही छात्र कक्षा में आ सकेंगे। बैठक में 18 वर्ष से ऊपर के बच्चों के लिए कोचिंग संस्थान खोलने की भी अनुमति दी गई है। इसके अलावा अंतर्राज्यीय बस सेवा शुरू करने की भी छूट दी गई है।
और वहीं झारखंड सरकार ने राज्य में कोविड संक्रमण में कमी आने पर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और शैक्षणिक संस्थानों में लागू प्रतिबंधों में ढील देने का निर्णय लिया है। नए दिशा निर्देशों के अनुसार स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं फिर शुरू की जा सकती हैं, लेकिन स्कूल दोपहर 12 बजे तक ही खुले रहेंगे और माता पिता की अनुमति से ही छात्र कक्षा में आ सकेंगे। कॉलेज, स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए ही फिर से खोले जा सकते हैं। सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स को भी 50% क्षमता के साथ फिर शुरू करने की अनुमति दी गई है। उधर आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राज्य में जनजीवन को सामान्य करने के लिए छूट दी गई है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे सावधानी अवश्य बरतें। मौजूदा हालात के मद्देनजर स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर्स, इंटर स्टेट मूवमेंट, एग्जाम्स, क्लब इत्यादि पर निर्णय लिया गया है। फिर भी मेरा आग्रह है कि हमने जरूर रियायत सरकार ने दी है, लेकिन संक्रमण कभी भी दस्तक दे सकता है। हमें इस बात के लिए हमेशा तैयार रहना होगा, मानसिक रूप से। आपके सहयोग से ही राज्य सुरक्षित रह सकता है, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना बिल्कुल ना भूलें। खुद भी सुरक्षित रहिए, औरों को भी सुरक्षित रखिए। रांची के सांसद संजय सेठ ने रांची सहित पूरे झारखंड में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया से कल नई दिल्ली में मुलाकात किया। इस दौरान श्री सेठ ने केंद्रीय मंत्री को मेडिकल कॉलेजों में बच्चों के नामांकन, चिकित्सा संसाधन बढ़ाने, अनुसंधान एवं शोध केंद्रों से संबंधित आग्रह पत्र सौंपा। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार कमी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान देश भर में कोविड-19 के 41,649 मरीज मिले हैं। नए मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 37,291 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 97.37% हो गया है। सक्रिय मामलों की संख्या 4,08,920 हो गई है। साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 2.42% है और दैनिक पॉजिटिविटी रेट 2.34% है, जो 5% से कम बना हुआ है। वहीं देश भर में अब तक कुल 46 करोड़ 64 लाख से अधिक नमूनों का परीक्षण किया गया है। इधर राज्य में कोरोना के दैनिक मामलों में लगातार कमी आ रही है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 32 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 3,47,137 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 29 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। इसके साथ ही कोरोना महामारी से स्वस्थ होने वालों की संख्या 3,41,749 हो गई है। राज्य में अब केवल 260 संक्रमित उपचाराधीन हैं। उपाध्यक्ष एम वेंकैया नायडू ने कल हैदराबाद स्थित कोविड का टीका बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण अभियान को सभी वर्गों के लोगों की भागीदारी के साथ जन आंदोलन बनना चाहिए। लगाए जा चुके हैं। उन्होंने वैज्ञानिकों से बच्चों के लिए कोविड वैक्सीन के विकास में तेजी लाने का आग्रह किया। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति ने कोरोना के खिलाफ टीकाकरण को जन आंदोलन बनाने पर जोर दिया। The government of India intends to vaccinate all eligible adults by the year end. I would also like to once again emphasize that the vaccination drive should become a pan-India Jana Andolan with increased participation from all sections of the life, irrespective of caste, creed, sex, religion and region. Everybody should get vaccinated.
देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। देश में अब तक 45 करोड़ 60 लाख से ज्यादा लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। 46 करोड़ 15 लाख 18 हजार से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहीं पिछले 24 घंटों में 52,99,036 टीके लगाए गए। राज्य में कोविड टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। कल 94,000 से ज्यादा लोगों को टीके लगाए गए। इनमें 67,783 लोगों को टीके की पहली खुराक और 26,223 को दूसरी खुराक दी गई। राज्य में अब तक 96 लाख से ज्यादा लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। जामताड़ा जिले में प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त प्रयास से नमूना संग्रह, जांच एवं टीकाकरण अभियान लगातार जारी है। जिले में पिछले 24 घंटों के दौरान 256 से अधिक लोगों को टीका लगाया गया। इस दौरान टीका लेने को लेकर युवक युवतियों में विशेष उत्साह देखा गया। चारों प्रखंडों में 8 जगहों पे हमने वैक्सीनेशन सेंटर किया था, जहां पे 256 लोगों को वैक्सीन दिया गया। हमने जामताड़ा जिला में अभी तक 2,42,400 लोगों को वैक्सीन दे दिया है, जिसमें कोविशील्ड का 2,10,13 लोगों को दिया है और कोवैक्सीन 32,387 लोगों को दिया है। देश भर में कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने को लेकर तैयारियां की जा रही है। इस दिशा में रांची सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट बनकर तैयार हो गया है, जिससे अब लोगों को मुसीबत के समय राहत मिल सकेगी। देश भर में कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए रांची सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट बनकर तैयार हो चुका है। रांची सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर सब्यसाची मंडल ने बताया कि रांची सदर अस्पताल में लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है। इसकी क्षमता 6,000 किलोलीटर है। मेरे पीछे में ये लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट बन के तैयार हो चुका है। इसकी कैपेसिटी है 6,000 किलोलीटर और एक सप्ताह के अंदर में इसका कनेक्शन हम लोग का मैनीफोल्ड से हो जाएगा, जिससे हम लोग 3rd फ्लोर या चाहे तो 4th और 5th फ्लोर को भी हम लोग इससे सप्लाई दे सकते हैं। कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी के कारण मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए परिजनों को घंटों कतार में खड़े रहना पड़ा था। उम्मीद है कि अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट होने से ऐसी परेशानी नहीं आएंगी। मिनिस्ट्री ऑफ ऑयल और ये गैस ये से एनओसी लेना पड़ता है, उसके बाद फिर ये हम लोग के हैंडओवर कर दिया जाएगा। इस प्रोसेस में 7 से 10 दिन तक लगेगा। केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयास से कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने की तैयारी की जा रही है। अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट तैयार हो जाने से निश्चित तौर पर मरीजों को बड़ी सुविधा होगी। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से सरिता की रिपोर्ट। धनबाद में एडीजे उत्तम आनंद की मौत के मामले में उच्चतम न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया है। शीर्ष अदालत ने राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से 1 सप्ताह के भीतर जांच की प्रगति रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। इस बीच दिवंगत न्यायिक अधिकारी के परिजनों ने कल राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने इस दुखद घटना पर संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि मामले को लेकर राज्य सरकार गंभीर है। उन्होंने कहा कि इस घटना का अनुसंधान त्वरित गति से पूरा कर परिजनों को न्याय दिलाना सरकार की प्राथमिकता है। केंद्र सरकार ने कहा है कि 2020-2021 में खाद्यान्न की खरीद अब तक की सबसे अधिक है। के दौरान 869 लाख टन से अधिक धान और रबी विपणन सीजन 2021-22 के दौरान 433 लाख टन से अधिक गेहूं की खरीद की है, जो अब तक की सबसे अधिक खरीद है। रबी विपणन सीजन के दौरान पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर में भी गेहूं की अब तक की सबसे अधिक खरीद दर्ज की गई है। इसी अवधि में पंजाब, बिहार, गुजरात, तेलंगाना, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में धान की अब तक की सबसे अधिक खरीद दर्ज की गई है।
टोक्यो ओलंपिक में कमलप्रीत कौर ने डिस्कस थ्रो के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। ग्रुप बी में अपने पहले ओलंपिक में हिस्सा ले रही कमलप्रीत कौर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 64 मीटर चक्का फेंक कर फाइनल में जगह बनाई। भारतीय महिला हॉकी टीम ने पूल ए के अपने आखिरी मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 4-3 से शिकस्त दी। इसके साथ ही टोक्यो ओलंपिक के क्वार्टर फाइनल के लिए भारत उम्मीदें बरकरार है। भारत के लिए वंदना कटारिया ने 3 जबकि नेहा गोयल ने 1 गोल किया। बैडमिंटन में महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु का सामना आज दोपहर बाद शीर्ष वरीयता प्राप्त ताइवान की ताई जू यिन से होगा। एक चीनी ताइपे की ताइजू यिंग के खिलाफ खेलेंगी। इससे पहले शुक्रवार को सिंधु ने जापान की अकाने यामागुची को बेहद रोमांचक मुकाबले में 21-13, 22-20 से हराकर सेमीफाइनल का टिकट कटाया। सिंधु अगर सेमीफाइनल मुकाबला जीत जाती हैं तो भारत के लिए एक और पदक पक्का हो जाएगा। हालांकि सिंधु का ताइजू यिंग के खिलाफ रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है। दोनों के बीच अब तक 18 बार भिड़ंत हुई है, जिसमें सिंधु केवल 5 बार और चीनी ताइपे खिलाड़ी ने 13 बार बाजी मारी है। राजधानी रांची समेत राज्य भर में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार हो रही बारिश के कारण हुए हादसों में 4 लोगों की मौत की खबर है। राजधानी रांची की सड़कें और गलियों में जल जमाव हो गया है। वहीं कई स्थानों पर कच्चे घर और पेड़ भी गिर गए हैं। रांची में अब तक 151 बारिश दर्ज की गई है। राज्य भर की नदियां उफान पर है। बारिश से डैमों पर भी दबाव बढ़ गया है। इसे देखते हुए तेनूघाट और पतरातू डैम का फाटक खोल दिया गया है। बारिश का असर ट्रेन सेवा भी पड़ा है। राज्य से गुजरने वाली 3 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, जबकि आधा दर्जन से अधिक ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन किया गया है। राज्य में पिछले 48 घंटों से हो रही बारिश का जनजीवन पर असर पड़ा है। एक ओर जहां नदियां उफान पर है, वहीं निचले इलाकों में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। राज्य के ज्यादातर इलाकों में पिछले 48 घंटों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश का असर देखने को मिल रहा है। नदियां लबालब भर गई है और कई नदियां तो खतरे के निशान को पार कर चुकी हैं। यही आलम ज्यादातर जगहों पर देखने को मिल रहा है। यहाँ तक कि शहरों में भी जो पूरे सड़क है वहाँ पर जलमग्न की स्थिति पैदा हो गई है। छोटे छोटे तालाब लबालब भर गए हैं और लगातार जो हम कह सकते हैं कि बुरी तरह से जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये करमटोली चौक का तालाब है जो पूरी तरह से पानी से लबालब भर गया है। तो हम कह सकते हैं कि यही स्थिति ज्यादातर जगहों पर राज्य में बनी हुई है और लगातार मौसम वैज्ञानिक की ओर से यह चेतावनी दी गई है कि राज्य के कई इलाकों में अभी और भी मूसलाधार तेज बारिश होगी। ऐसे में खतरे वाले निशान वाले जो इलाके हैं वहां पर प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो बेवजह घरों से बाहर ना निकलें, ताकि लोगों को जो जान माल की क्षति है उसे रोका जा सके। जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है और लोग बेवजह घरों से बाहर ना निकले, इसके लिए लगातार जो हम कह सकते हैं कि सटे हुए इलाके हैं, जो नदियों से सटे हुए इलाके हैं, वहां पर लोगों से प्रशासन की ओर से अपील की जा रही है। सब जगह पानी भर गया और लगातार ये कहा जा रहा है कि बारिश का ये सितम आगे भी जारी रहेगा और लगातार जो स्थिति बनी हुई है उसमें मौसम जो है वो उसका असर साफ तौर पर देखा जा रहा है और मानसून की जो बारिश है वो कई जगहों पर आफत की बारिश बनकर पैदा हुई है। तो लोगों से अपील की जा रही है कि वो बेवजह घरों से ना निकले और जो खतरे वाले निशान पे जहाँ पे नदियां बह रही है
वहाँ पर तो लोग बिल्कुल ही घरों से बाहर ना निकले और मौसम का ये मिजाज आगे भी बना रहेगा। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से मैं दिवाकर कुमार। केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना ने रांची जिले के एक गांव की तस्वीर और नाम दोनों बदल दी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस गांव में अर्हता पूरी करने वाले सभी 100% लोगों को पक्के आवास योजना का लाभ मिला है। ग्रामीणों को अब कच्चे मकान से पूरी तरह से आजादी मिल गई है। रांची जिले के बेड़ो प्रखंड अंतर्गत जामटोली पंचायत के पंडरा गांव की पहचान अब प्रधानमंत्री आवास ग्राम के रूप में होने लगी है। शिलापट पर अंकित लाभुकों की लंबी फहरिस्तें बता रही है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से अब कोई भी वंचित नहीं है। प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रवीण कुमार बताते हैं कि ग्रामीणों को कई अन्य केंद्र प्रायोजित योजनाओं का भी लाभ दिया जा रहा है। आपको बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि बेड़ो प्रखंड के अंतर्गत जामटोली पंचायत के पंडरा गांव में हम लोगों ने 60 प्रधानमंत्री आवास दिया है और ये जो 60 आवास है उसमें से 42 आवास पूर्ण हो गए हैं और बाकी गांवों में प्रगति हो रही है और ये उसकी सभी घर बहुत अच्छे बने हुए हैं और इसलिए उसका गांव का नाम अब बदल गया है, प्रधानमंत्री आवास गांव उसका रख दिया गया है। मिट्टी से बने आशियाने में जीवन के लंबे सफर को पार कर चुके शिबू गोप और मंजू सिन्हा को जब प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला तब इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। पक्के मकान ने भारी बारिश से छत के चूने और दीवार के धंसने की खतरे से इन्हें मुक्ति दिला दी है। दिक्कत बहुत ज्यादा होता था लेकिन अब वैसा दिक्कत नहीं है, करीब करीब तो पराया मिल ही गया सब। पहले क्या परेशानी होती थी? पहले परेशानी होती थी कि भाई बार बार गिर जाता था भैया, उसके बाद आई नहीं रहता था कपड़ा तो उससे चूता था। अब कोई मर्द नहीं रहता था तो भी औरत को परेशानी करना पड़ता था। प्रधानमंत्री आवास योजना से मिले मकान ने युवाओं के रोजगार के द्वार भी खोल दिए हैं। घर के बारे में राशन की दुकान चलाकर युवा आत्मनिर्भरता की ओर भी कदम बढ़ा रहे हैं। अचानक जो प्रधानमंत्री आवास कार्यक्रम लागू हुआ उसके बाद गांव में सबको अपना आवास मिला। अभी आवास बहुत सौ का प्रॉब्लम होता था, आवास नहीं था तो पानी टपकता था वगैरह, तो अभी आवास सबको मिल रहा है तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उससे अभी आवास हम लोग को नया मिला है, इसमें रोजगार के लिए दुकान खोल दिए और बहुत सारा योजना है जो सरकार दे रही है, उसको गाँव के लोग लाभ उठा रहे हैं फायदा। महज 4 से 5 वर्षों में बदलाव की बयार ने पंडरा गांव की तो तस्वीर ही बदल कर रख दी है। ग्रामीणों के खुशहाल जीवन को देखकर निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री ने न्यू इंडिया का जो सपना देखा है वह सुदूर गांव तक हकीकत में तब्दील होती नजर आ रही है। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। कोरोना की आपदा के बीच बच्चों की शिक्षा बाधित न हो इसके लिए ऑनलाइन कक्षा की व्यवस्था की गई। मूक बधिर बच्चों में इस नए अनुभव को लेकर न सिर्फ उत्साह है बल्कि वे अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे हैं। मोबाइल पर ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे ये बच्चे काफी खास हैं। खास केवल इसलिए नहीं कि ये बोल और सुन नहीं सकते बल्कि इसलिए कि इनमें आम बच्चों से कहीं ज्यादा प्रतिभा और पढ़ाई के प्रति एक जुनून है। ऑनलाइन कक्षा की अवधारणा इन बच्चों में न सिर्फ लोकप्रिय होती दिख रही है बल्कि इसमें वे ज्यादा सहज भी महसूस करने लगे हैं। और तो और ये मूक बधिर बच्चे पहले से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। इन खास बच्चों के माता पिता भी इसकी गवाही देते हैं। जो ऑनलाइन पढ़ाई हो रहा है मैंने तत्काल में ही चालू हुआ है, इससे मेरा बच्चा को मैंने पहले से अच्छा फायदा मिल रहा है। ऐसे कोरोना काल में स्कूल तो बंद हो गया था लेकिन जितना दिन से चल रहा है पर मेरा बच्चा मैंने 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा जो भी क्लास चलता है मैंने अभी अच्छा कंडीशन में। शिक्षकों को यह बात खासी खल रही है कि उनके प्यारे बच्चे भौतिक रूप से उनसे दूर हो गए हैं, लेकिन उन्हें इस बात की खुशी भी है कि वे पढ़ाई के इस पैटर्न को खूब एंजॉय कर रहे हैं। दिन से खल रही है क्योंकि जो बच्चे छोटे थे तो अभी वो 1.5 साल 2 साल बड़े हो गए तो अफसोस लगता है और लगता है कि बच्चों सब थे तो बहुत मन भी लगता था और ये मोबाइल के जरिए तो उतना हो नहीं पाता उनसे संपर्क।
थोड़ा कठिनाई तो हो रही है, बच्चे भी जुड़ रहे हैं। जब से हम लोग ऑनलाइन क्लास चलाना स्टार्ट किए हैं, अत्यधिक बच्चे जो है उत्साह से, बहुत खुशी से जुड़ रहे हैं और बहुत मजा ले रहे हैं। गार्जियन भी बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा रेगुलर हो गए बच्चे हमारे और मस्ती से जो है क्लास कर रहे हैं। रांची स्थित क्षितिज मूक बधिर विद्यालय के प्राचार्य बताते हैं कि ये बच्चे वाकई में स्पेशल हैं, क्योंकि दिव्यांगता से जुड़ी कई मुश्किलों के बावजूद ये उनको मिल रही सुविधाओं से काफी आगे बढ़ चढ़कर प्रदर्शन कर रहे हैं। कहते हैं बदलाव संसार का नियम है। सभ्यता के विकास के साथ साथ मनुष्य के काम करने के तौर तरीकों में कई बदलाव आए। कोरोना की आपदा के बीच शिक्षा का यह नया स्वरूप भी इसकी एक कड़ी हो सकती है। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। भारत और चीन के बीच एलएसी पर सीमा पर तनाव के मुद्दे पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच कमांडर स्तर की 12वें दौर की वार्ता चल रही है। आज हो रही है। ये वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब दोनों देशों की सेनाएं पेंगोंग त्सो के इलाके से वापसी कर चुकी हैं। 12वें दौर की बातचीत लद्दाख के चुशुल मोल्दो सीमा पर चीन की सीमा चौकी मोल्दो पर हो रही है। 12वें दौर की भारत और चीन के सेना के बीच कोर कमांडर स्तर की वार्ता में एलएसी पर गोगरा, देपसांग और हॉट स्प्रिंग के इलाके में मौजूद देशों की सेनाओं के डिसएंगेजमेंट पर बातचीत होने की संभावना है। देश के रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व पर डीडी न्यूज की खास पड़ताल। देश के कच्चे तेल के दूसरे रणनीतिक भंडार को मिली मंजूरी। पेश है एक रिपोर्ट। किसी भी परिस्थिति में देश की ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करना किसी भी देश के लिए बहुत ही अहम रणनीतिक फैसला होता है। आमतौर पर पूरी दुनिया में युद्ध या फिर सप्लाई की बाधा की स्थिति में किसी भी देश में 90 दिनों के कच्चे तेल का भंडारण रखना उचित समझा जाता है। इसी समस्या के समाधान के लिए देश में बनाए जाते हैं स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स। भारत में जिम्मेदारी है पेट्रोलियम मंत्रालय की कंपनी ISPRL की। रिजर्व टैंक है, कभी भी आपत्ति आए देश में या सप्लाई डिसरप्शन हो या कोई लड़ाई लग जाए, उस समय हम ये रिजर्व यूज करेंगे। ये ऐसा नहीं कि आज तेल का कीमत बढ़ गया तो यहां से निकाल दें, ऐसा नहीं है। तो इट इज ओनली फॉर अ सप्लाई डिसरप्शन। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में प्रशिक्षु IPS अधिकारियों को किया संबोधित। राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के प्रतिबंधों में की छूट की घोषणा। स्कूलों को 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं खोलने की अनुमति। कोविड के 32 नए मरीजों की पहचान। टोक्यो ओलंपिक में महिला वर्ग के डिस्कस थ्रो में कमलप्रीत ने फाइनल में बनाई जगह। भारतीय महिला हॉकी टीम ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर पहुंची क्वार्टर फाइनल में। और राजधानी रांची समेत राज्य भर में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। वर्षा जनित हादसों में 4 की मौत। पतरातू और तेनूघाट डैम का खोला गया फाटक। जोहार। नई बुलंदी कार्यक्रम में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आज हम जलवायु परिवर्तन, चुनौतियां और समाधान विषय पर परिचर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं। आज परिचर्चा में हमारे बीच उपस्थित हैं आप श्रीमान आनंद जी,